हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल विजय साइंस क्लासेस। तो आज बात करते हैं 11th क्लास क्वांटम नंबर्स की। जो आपको पता है कि एटम स्ट्रक्चर में जो सबसे हार्ड टॉपिक होता है वो क्वांटम मैकेनिक्स होता है, और क्वांटम मैकेनिक्स का एक पोर्शन जो लास्ट में आता है क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। क्वांटम नंबर्स फाइंड करने से पहले एक मॉडल रीड करते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये क्वांटम मैकेनिक्स का ही पार्ट होता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, यानी एटम का एक स्पेशल मॉडल है दैट इज क्वांटम मैकेनिकल। ओके, एक्चुअली क्या हुआ, जब आपने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का पढ़ने के बाद फिर बोहर का मॉडल पढ़ा। रदरफोर्ड और बोहर दोनों ही ये मान के चलते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट में यानी प्लेन में। और किसको मान के चल रहे थे, ये मान के चल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन क्या एक पार्टिकल है। बट डी उसके बाद आए डी ब्रोगली और जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आया, यानी डी ब्रोगली साइंटिस्ट और मिस्टर हाइजेनबर्ग जो आए, उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ नॉट अ पार्टिकल, दैट इज़ अ वेव। वो पार्टिकल नहीं है, क्या है वो, वेव। तो वो इलेक्ट्रॉन को वेव मान के, वेव एज्यूम करके चले। अब आपने लाइट वेव भी पढ़ी है, उसकी भी इक्वेशन आपके पास है, ठीक है। तो उसने बताया, वो दोनों साइंटिस्ट मान के चले कि ये वेव की जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह बिहेव करता है। जो वेव की तरह बिहेव करता है, तो आपको पता है कि वेव जो है वो कैसा मोशन करती है, 3D मोशन। 3D मोशन करती है, 3 डायमेंशनल मोशन होता है वेव का। फिर क्या हुआ आपके पास, जो वो वेव मोशन करती है, जो वो वेव बनी, इलेक्ट्रॉन जो वेव की तरह बिहेव करता है, उसको बोलते हैं मैटर वेव। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मैटर वेव। फिर जो इरविन श्रोडिंगर थे, इरविन श्रोडिंगर, कुछ टीचर्स जो होते हैं इसको श्रोडिंगर भी बोल देते हैं। तो जब साइंटिस्ट आए इरविन श्रोडिंगर, इनका बहुत इंपॉर्टेंस इनकी ये रही कि हमारे पास जो मैटर वेव थी, इलेक्ट्रॉन की जो वेव थी, उसकी इक्वेशन हमारे पास नहीं थी। इन्होंने क्या किया, वो इक्वेशन डेवलप कर दी। और वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन ये है कि डबल डिफरेंशिएशन कर रखा है साई का, इसको बोलते हैं साई। कुछ टीचर जाई भी बोलते हैं, इसको साई बोलते हैं, कुछ टीचर इसको जाई भी बोलते हैं। क्लियर, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी, डबल डिफरेंशिएशन किया एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस आ गए। तो 3 डायमेंशन मोशन हो गया या नहीं हो गया, हो गया। 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक कांस्टेंट, e एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी, v पोटेंशियल, एंड व्हाट इज साई, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन, इसको बोलते हो आप वेव फंक्शन। जैसे मैथमेटिक्स में कोई फंक्शन होता है, बिल्कुल एज इट इज वेव फंक्शन। ओके, वेव फंक्शन में आपको इतना भी ध्यान रखना है कि जो साई होता है, साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। लर्न रखना है बच्चों आपको, ये इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। बट जो साई स्क्वायर होता है वो क्या होता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो श्रोडिंगर ने क्या किया, श्रोडिंगर ने हमें एक इक्वेशन ला के दे दी वही। इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं, वो आप सोल्व करोगे कहाँ पे, बीएससी फर्स्ट ईयर में जाके, अभी 12th लेवल पे नहीं। तो उसने बताया इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव पार्टिकल नहीं है, वेव है। वो डी ब्रोगली ने पहले ही बता दिया, डी ब्रोगली ने, हाइजेनबर्ग ने। श्रोडिंगर ने क्या किया, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर दिया, और उसने इसकी वो इक्वेशन लेके आ गया। अब इस इक्वेशन को जब सोल्व किया जाता है, सोल्व करने पे 3 वेरिएबल आते हैं, एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस हैं, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल आते हैं।
और जो 3 वेरिएबल आते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन gives us 3 वेरिएबल। वो जो 3 वेरिएबल हैं वो आपको बताते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। और वो 3 वेरिएबल क्या हैं? N, L और M। ये 3 वेरिएबल आए N, L, M। क्लियर? तो ये आपको इंफॉर्मेशन देंगे किसके बारे में, वहां पे भी डिटेल में आएंगे। अभी बात चल रही थी साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी देता है। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में है कहाँ, यानी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कहाँ है, पोजीशन कहाँ है। और एक्यूरेट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की कोई फाइंड नहीं कर सकता। एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसकी पोजीशन, एक्यूरेट पोजीशन कहाँ है, वो कोई फाइंड नहीं कर सकता। हाँ, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 या इस एरिया में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, दैट एरिया इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या है स्टूडेंट्स? ऑर्बिटल द स्पेस, 3D space, the 3D space where the electron finding probability is maximum और ये 90 to 95% रहती है। 100% नहीं, 100% पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले ही बताया आप 100% नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट है कहाँ, एग्जैक्ट पोजीशन उसकी है कहाँ। तो साई स्क्वायर हमको क्या देगा? साई स्क्वायर की फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है, इट हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। एंड साई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो आपको ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कौन? साई स्क्वायर। अब जहां साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी वहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ऑर्बिटल क्या हुआ? ऑर्बिटल इज द 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? ऑर्बिटल के अंदर। लेकिन ऑर्बिटल के अंदर एक्यूरेट पोजीशन उसकी क्या है? यू कांट फाइंड, यू कैन फाइंड ओनली द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एंड दैट इज 90 to 95%। इज दैट क्लियर? ओके। साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, ऑर्बिटल मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, ये सब कुछ आपका हो गया। तो यहां से जब 3 वेरिएबल हमें मिलते हैं N, L, M, और ये 3 क्वांटम नंबर हो गए N, L, M, चौथा S जो होता है वो यहां से नहीं आता है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। चलिए जी आगे चलते हैं, क्वांटम नंबर्स पे आ जाते हैं। श्रोडिंगर साहब ने तो हमें बहुत कुछ दे दिया। श्रोडिंगर ने तो हमें बहुत कुछ दे दिया। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने जो मैटर वेव थी उसकी इक्वेशन बना के दे दी, क्योंकि लाइट वेव है उसकी इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास थी, साइंटिस्ट ने दे दी थी, लेकिन वे मैटर वेव की इक्वेशन हमारे पास नहीं थी जो श्रोडिंगर ने दे दी। तो 3 वेरिएबल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करने से आते हैं। आपको उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वो बीएससी फर्स्ट ईयर में जाके करोगे। क्वांटम नंबर्स N, L, M,
एस। 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स का सेट होता है जो हमें किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या है? वे नंबर्स, अ सेट ऑफ 4 नंबर्स जो आपको किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। दे आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। अब फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं, इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल एन से। अब नेम से ही क्लियर को हो रहा है, प्रिंसिपल यानी सबका हेड है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या देता है? एक्चुअल में क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एक्चुअल में क्या देता है? ये देता है बेटा आपको साइज। भाई एन एल एम 3 वेरिएबल मिले थे, तीनों वेरिएबल हमें ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं। तो ये हमें बताता है, ये हमें क्या देता है? ये हमें देता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। आप इसको दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो। साइज ऑफ ऑर्बिटल का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस पे होगा उसका साइज उतना ज़्यादा होगा। क्लियर? ओके। और इसको दूसरी लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि ये सेल के बारे में बताता है हमें कि वो किस शेल में है। शेल कह लो, एनर्जी लेवल कह लो, ऑर्बिट कह लो, एक ही बात है। साइज ऑफ ऑर्बिटल। ओके। अब n की क्या क्या वैल्यूज होती हैं? n की वैल्यूज 1 2 3 0 नहीं होती। 4 इंटीजर नंबर, 5 अप डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अब फर्स्ट का मतलब जो न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट सेल है, न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो सेल है, दैट इज फर्स्ट। फिर सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, न्यूक्लियस से आगे चलते चले जा रहे हैं लाइक दिस। ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, ऐसे। आपको पता है कि अगर आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो तो शेल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सेल की एनर्जी भी इंक्रीज होगी और सेल का जो ऑर्बिटल का जो साइज होगा वो भी बढ़ेगा, साइज भी इंक्रीज होगा। क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी, साइज तो अपने आप बढ़ जाना है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या देता है? एक्चुअल में साइज ऑफ ऑर्बिटल, या आप कह लीजिए वो किस सेल में है ये रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट सेल में है, सेकंड सेल में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स्थ में है, सेवन्थ में, कौन से सेल में है। ओके। तो फर्स्ट की तो बात हो गई। सेकंड जो है एल, उसकी बात कर लेते हैं एक बार। सेकंड है आपका एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका दूसरा नेम भी होता है एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर ये हमें क्या देता है? ये एक्चुअल में हमें देता है, उसने साइज दिया था, ये शेप बताएगा कि कैसी शेप है। शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। सेकंड कह सकते हो कि सबसेल के बारे में बताएगा, कौन से सबसेल में है। और क्या देगा? ये बेटा एंगुलर मोमेंटम भी देता है हमें। एंगुलर मोमेंटम of electron and formula is root L into L plus 1 H upon 2 pi, H प्लैंक कांस्टेंट। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ने हमें क्या दिया?
एल से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल। कोई कोई टीचर या कुछ कुछ ऑथर्स जो होते हैं उसको एल एम से भी डिनोट कर देते हैं, एल एम, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल एम से भी डिनोट कर देते हैं। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो डिफरेंस। शेप ऑफ ऑर्बिटल देगा, दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो सब सेल देगा, और थर्ड हमें ये क्या देगा, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बताएगा इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन पुटअप होते हैं बोर्ड एग्जाम में भी आपके 12th के और IIT नीट में भी। ओके, अब जब सब शेल की बात चल रही है तो सब शेल कौन कौन से होते हैं बेटा, S, P, D, F, G, H, समथिंग, फिनिश, यहीं तक फिनिश हो जाता है, G और H भी नहीं आते। तो S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0, फिर 1, कॉन्टिन्यूस चलते चले जाइए। बड़ा सी सिंपल सा रूल है, बड़ा सिंपल सा वे है लर्न रखने का। S, P, D, F, G, H, 0 से स्टार्ट हो गए, 0, 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये सब सेल हो गए S, P, D, F, G। ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले चारों क्वांटम नंबर्स को देख लेते हैं। हटाए इसको, नोट कर लेना अच्छे से, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना अच्छे से। थर्ड क्वांटम नंबर आता है M, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये किसके बारे में बताता है भैया, सर ये बताता है हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन को। ओरिएंटेशन का मीनिंग है कि वो अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है या अलोंग जेड एक्सिस है। क्लियर, ये आपको बताएगा ओरिएंटेशन। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू सर कैसे फाइंड करें, कैसे फाइंड होती है, बड़ा सिंपल सा एक रूल होता है, m इक्वल टू, हर टीचर अपने तरीके से बताता है, द बेस्ट वे माइनस एल एंड द इजी वे। द बेस्ट वे कौन सा होता है, जो इजी वे हो, दैट इज द बेस्ट वे, माइनस एल टू प्लस एल। सपोज यू हैव टू फाइंड the values of m for n equal to 2। n equal to 2 के लिए m की कितनी वैल्यूज होंगी, पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी वो बताइए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। रखिए जी, n इक्वल टू 2, इसको n इक्वल टू 2 के लिए क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, पहले l इक्वल टू 2 से ले लीजिए, फिर n से भी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। तो m इक्वल टू रखिए जी -2, 2 + 2, यानी -2 से +2, या -2 to +2, बीच में जो भी नंबर आएंगे सारे काउंट होने हैं। तो -2, -1 के बाद -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज आ गई। 1 2 3 4 5, कितनी वैल्यूज आई बेटा, 5। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 5 वैल्यू आई। ऐसे आप m की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो फॉर एनी एल। सर हमें तो l इक्वल टू 0 के लिए चाहिए, तब क्या करेंगे जी, फाइंड m फॉर l इक्वल टू 0। l इक्वल टू 0 के लिए तो आइज क्लोज करो और m की वैल्यू तुरंत क्या कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए।
और 1 या 1 से आगे फर्दर 1 2 3 4 के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। L इक्वल टू 0 के लिए तो M अपने आप 0 होना है। ये तो सिंपल, सीधा आइज क्लोज करो, L इक्वल टू 0 के लिए M 0 पुट कर दीजिए। क्लियर? ओके। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, M की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, फिर एक इधर बढ़ेगी, फिर एक इधर बढ़ेगी, एक इधर बढ़ेगी, एक माइनस की बढ़ेगी, एक प्लस की बढ़ेगी, दो साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं। तो ये M आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, L आप डायरेक्ट सब सेल से फाइंड कर सकते हो, SPDF। अब फोर्थ क्वांटम नंबर पे चलते हैं। फोर्थ क्वांटम नंबर क्या देता है? फोर्थ क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन से ही पता चल रहा है। स्पिन क्वांटम नंबर ऐसे डिनोट करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है यहाँ पे, अब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, दैट इज अ वेव नॉट अ पार्टिकल। तो जब वो 3D स्पेस में अपना वेव क्या होती है, 3D मोशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन भी कैसा होगा, 3D मोशन होगा। 3D मोशन में रोटेट करेगा, कभी इधर कभी इधर, कभी न्यूक्लियस के पास चला जाएगा, कभी दूर चला जाएगा, कभी इधर, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी अप एंड कभी डाउन, कहीं भी जा सकता है 3D मोशन में। ओके। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रदरफोर्ड ने और बोर ने भी ये बताया कि इलेक्ट्रॉन तो क्या करता है जी, ऑर्बिट में घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। ओके। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता है, अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता है, रोटेट इट्स ऑन एक्सिस, और ऑर्बिट में यानी आगे भी न्यूक्लियस के अराउंड भी रोटेट करता रहता है, न्यूक्लियस के अराउंड भी ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपका सन एंड अर्थ क्या होती है, अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती है और सन के अबाउट भी रोटेट करती है। बिल्कुल सेम पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन की, वो अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता रहता है और न्यूक्लियस के अराउंड भी रोटेट करता रहता है। तो स्पिन का मतलब है, स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब है कि वो अपने एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब जो S की वैल्यूज होगी वो दो वैल्यूज होती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। अगर आप क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ यूज कर रहे हो तो एंटी क्लॉक के लिए आप माइनस हाफ यूज करोगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता कि क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ ही यूज करोगे, ये एंटी क्लॉक के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपने एंटी क्लॉक के लिए ये यूज कर लिया तो क्लॉक के लिए ये यूज करोगे, ठीक है। प्लस हाफ माइनस हाफ का मतलब ये नहीं कि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज श्योर है, नो 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 नो। अगर आपने क्लॉकवाइज को ये मान लिया तो ये एंटी क्लॉक मानना पड़ेगा, ये एंटी क्लॉक लेट कर लिया तो ये क्लॉक हो जाएगा फिर। क्लियर? ओके। मोस्टली जनरली क्या मान लेते हैं, बुक्स में लिखा है, जनरली कुछ बुक्स में लिखा है कि प्लस हाफ को हम क्या मान के चलते हैं, क्लॉकवाइज, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हाँ, और स्पिन क्वांटम नंबर और क्या देता है हमें, एक चीज और देता है, ये हमें उसकी जो नेचर है, इलेक्ट्रॉन जिस एटम का है, जिस मटेरियल के अंदर वो एटम है, एटम कहाँ है, किसी मटेरियल का एटम होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, वो हमें उस मटेरियल की, उस एटम की नेचर बताएगा कि वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो वो नेचर बताएगा, नेचर डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या है, वैसे तो आगे भी आएगा डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, कोई बात नहीं, 12th में भी आएगा डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, यहाँ भी बात कर लेते हैं।
तो मैंने क्या बताया कि वो नेचर के बारे में भी बताएगा। स्पिन क्वांटम नंबर हमें नेचर के बारे में भी बताती है कि वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। अगर आपने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे वो दूर भाग गया, गो अवे, तो दैट इज डायमैग्नेटिक। और अगर आपने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की टुवर्ड्स भाग गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ गया, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज पैरामैग्नेटिक। ये भी बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमें मिल गई। ओके, अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। भाई फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। हल्की सी समरी लो फटाफट। एन क्या क्या देता था? फास्ट शेल, और क्या देता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल, सॉरी साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल, और क्या देता है? हाँ जी, एनर्जी भी देता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -13.6 इंटू Z² अपॉन n, वेयर इज Z इज एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट। एल ने हमें क्या दिया था? एल ने हमें एक तो सब सेल देता है, ठीक है। एक्चुअल में और क्या देता है? एक्चुअल में देता है शेप, कि उसकी शेप कैसी होनी है भैया, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की शेप कैसी होनी है। थर्ड, और भी कुछ दिया था क्या इसने? यस, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L इंटू रूट L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। ये हमें ओरिएंटेशन देता है। ओरिएंटेशन का मीनिंग वो अलोंग एक्स एक्सिस है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन वो अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग जेड एक्सिस है। और एस मैंने अभी बताया आपको कि वो क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। और नेचर भी बताता है डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलिए जी। सबसे पहले क्या करते हैं, एक डिटेल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। डिटेल वाला यानी एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन हो जाएं। फाइंड all the quantum numbers, all the quantum numbers for n equal to 3, n equal to 3। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक रूल कर लेते हैं पाउली जी का, पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो करना बहुत जरूरी है। एक्सक्लूजन लॉ, पाउली साहब ने क्या कहा? नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स of an atom, of an atom can have the same value of all the quantum numbers, all the quantum numbers। यानी किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए
चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू, जो क्वांटम नंबर्स का सेट है उनकी सभी की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर्स। अगर n l m सेम हो गए तो बेटा s में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता है ये कोई ऑर्बिटल है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉक, एक की वैल्यू प्लस हाफ आ रही है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको कितनी लेनी पड़ेगी, माइनस हाफ। एक की माइनस हाफ है तो दूसरे की प्लस हाफ, तो s चेंज हो जाएगा। n l m कैन हैव द सेम वैल्यू, बट s जो होगा दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी नेवर सेम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर n l m सेम हो गए बट आप सेम हो गए तो s की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो जाएगी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, एक की वैल्यू प्लस हाफ तो दूसरे की वैल्यू माइनस हाफ। ओके, वेयर इज द डस्टर? तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। n इक्वल टू 3 के लिए सभी क्वांटम नंबर्स फाइंड करने हैं। ओके, n इक्वल टू 3 तो ऑलरेडी गिवन है। अब आप l फाइंड करोगे, l का फॉर्मूला होता है 0 टू n माइनस 1, वैल्यू रखिए 0 टू 3 माइनस 1, 0 टू 3 माइनस 1 यानी 0 टू 2, 0 टू 2 का मतलब बीच में जो भी वैल्यू आएंगी वो सब आनी है, तो 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, तो l की कितनी वैल्यूज हो गई 3। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जितनी वैल्यू n की होगी उतनी ही वैल्यूज l की होंगी। देखो कितनी वैल्यूज है, 1 2 3, 3 वैल्यूज, तो n की वैल्यूज और l की वैल्यूज ऑलवेज सेम होती हैं, ध्यान रखना बच्चा। n और l की वैल्यूज सेम होगी। नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज, आई एम सेइंग नंबर ऑफ वैल्यूज। अब l की 3 वैल्यूज आई 0 1 2। अब हर एक l के लिए, हर एक डिफरेंट l की वैल्यू के लिए m की वैल्यूज अलग से निकलेगी। अब ऐसे निकाल लेते हैं फॉर l इक्वल टू 0। मैंने बताया था l इक्वल टू 0 के लिए m आइज क्लोज करो और 0 पुट कर दीजिए। फॉर l इक्वल टू 1 m की वैल्यू रूल लगा दीजिए, m की वैल्यू माइनस l टू प्लस l, -1 2 +1 -1 0 +1। m की 3 वैल्यूज आ गई। फॉर l इक्वल टू 2 भी बचा है बेटा अभी। m इक्वल टू l इक्वल टू 2 के लिए m इक्वल टू -l टू l यानी -2 टू 2, और -2 टू +2 के बीच में सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो -2 -1 -2 -1 0 +1 और +2। n की वैल्यूज आ गई, l की वैल्यूज आ गई, हर एक l के लिए m की वैल्यूज आ गई। अब हर एक m के लिए, हर एक m की वैल्यूज के लिए s की 2 वैल्यू बेटा प्लस हाफ माइनस हाफ, क्योंकि पता है आपको हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके लिए एक के लिए प्लस हाफ, एक के लिए माइनस हाफ। इसके लिए भी s की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए भी s की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ। वही काम आप यहाँ करोगे, s की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ, यहाँ भी वही प्लस हाफ, s की वैल्यू माइनस हाफ लिख लोगे। अब तो कर लोगे, इसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मजा आ रहा है? आएगा, मजा आएगा। अब ये क्वेश्चन दे दिया जी आपको, फाइंड ऑल द क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ
क्रोमियम, आहा, एक्सेप्शन केस क्रोमियम। एटॉमिक नंबर आपको पता है 24 होता है। इसी बना लीजिए जी, क्योंकि उसने लास्ट इलेक्ट्रॉन, फाइंड ऑल द क्वांटम नंबर लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, तो पहले ये तो देखे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहाँ। तो इसी बनी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 24, एक्सेप्शन केस 1s2 2s2 3s2 1s2 2s2 2p6, not 3s2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, no, एक्सेप्शन केस 4s1 3d5। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इसमें है या सर इसमें है? सर यहाँ N4 है, यहाँ N3 है, ये बड़ा है, ये छोटा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला ले या यहाँ वाला ले बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन जंप होके जाता है D में। अब जब D में जा रहा है तो D ऑर्बिटल के, ये आपके सबसेल है, D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, आपको पता है 1 2 3 4 5, 0 -1 -2 हमेशा बीच में 0, +1 +2। इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट कीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। फास्ट, कोई टीचर हाफ से रिप्रेजेंट करता है, कोई इलेक्ट्रॉन को कोई फुल एरो से रिप्रेजेंट करता है। एज यू विश, आपकी मर्जी है, कैसे भी करो, फ्री हो करने के लिए, बट गलत मत कर देना। पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, रूल आपको पता है, ठीक है। फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है। पहले जितने भी ऑर्बिटल हैं सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, जिनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लास्ट इलेक्ट्रॉन पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, ये रहा लास्ट इलेक्ट्रॉन। और लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये रही जी m की वैल्यूज। n की वैल्यूज तो यहीं से आ गई बेटा, n = 3। d सबसेल है s p d f, l = 0, l = 1, l = 2, l = 3 4 5, d s p d। तो l की वैल्यू आ गई बेटा 2, n और l आ गए, बचा m। m की वैल्यू देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये m की वैल्यूज़ हैं। तो m की वैल्यूज़ दिखाई दे रही है +2। और s की वैल्यू क्या लिखोगे? मैंने बताया है जनरली अपवर्ड को +½ मान के चलते हैं, तो आप +½ ही मान के चल लीजिए। दिस इज द योर आंसर। क्रोमियम और कॉपर दोनों एक्सेप्शन केस होते हैं, और इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर क्वांटम नंबर फाइंड करा रहा है, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। एक कॉपर में आता है 4s1 3d10, उसमें भी लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3d10 वाले में। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर, आपने -2 -1 0 +1 +2 कहाँ से रखा? अगर कंफ्यूजन है तो चलो दूर कर लेते हैं भाई। 3d5 में आपका लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला राउंड कर लीजिए, n = 3 आया। और SPD अभी बताया था l = 0, l = 1, l = 2, तो d के लिए l = 2 आया। और मैंने आपको बताया था अगर m की वैल्यू फाइंड करनी है 4l -L2 + L -2 2 + 2 -2 -1 0 +1 +2, ये ही वैल्यूज़ मैंने उठा के सीधे ऑर्बिटल में रख दी। ये d के 5 ऑर्बिटल हैं। m = -2, माइनस की लेफ्ट में लेनी है, प्लस की राइट में लेनी है, 0 जस्ट बीचों बीच रहेगी। अब समझ में आया ये वैल्यूज़ मैंने कहाँ से रखी थी? आपको पता होना चाहिए कि d ऑर्बिटल है तो 0 -1 -2 +1। d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 0 -1 -2 ये m की वैल्यूज़ होती हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। वैसे दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए।
डायरेक्ट ये भी आनी चाहिए, कंपटीशन में टाइम नहीं होता कि हम ऐसे वैल्यूज निकालें। अब चलो एक हल्का सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सर डी ऑर्बिटल के तो करा दिए, डी सब सेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं। सर पी वाला भी करा दो कोई। चलो जी पी वाला भी करा देते हैं। पी वाला बनाए कोई अच्छा सा क्वेश्चन। चलो जी बना लेते हैं। अभी मैं क्वेश्चन मेड कर रहा हूं। अब की बार फाइंड ऑल द क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Ar पॉजिटिव, आर्गन पॉजिटिव, आर्गन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स निकालने हैं सभी के सभी। एटॉमिक नंबर आपको पता है आर्गन का कितना होता है, 18 होता है। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने लूज कर दिया। आपने नहीं किया बेटा, आर्गन ने किया है। आर्गन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18 एटॉमिक नंबर था, 18 इलेक्ट्रॉन थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 17। अब 17 की इसी बना लीजिए। 1s2, 2s2, 2p6। ये अमेरिकन लैंग्वेज बोल रहे हैं सर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। काउंट कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हो आप। 6 2 8 10 12 5, लास्ट 5 हो गई जी 17। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है तो ऑब्वियसली लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा इस वाले सब सेल में। तो इसको उतार लीजिए। चोर पकड़ा गया। चोर को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। चोर नहीं पकड़ में आया तो क्वेश्चन नहीं होगा। ये क्या देता है? ये शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 1 2 3 3, ये नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। एन डायरेक्ट आ गया 3। एल की वैल्यूज़ के लिए आप फिर वहीं पे आ जाओ। एस पी डी एफ, एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 1, पी ही के लिए निकालना है तो एल इक्वल टू 1 आ गया। अब सर पी के लिए तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो वैल्यू होगी 0, इधर -1 और इधर +1। फिर सर आपने फिर डायरेक्ट रख दी तो मैं तो रखूँगा ही भाई डायरेक्ट। यहाँ से निकाल लो, आपको भी डायरेक्ट ही रखनी चाहिए। एल इक्वल टू 1 के लिए एम की वैल्यू -L2 L, -L2 + L, -1 2 +1, -1 0 +1 उठा के रख दीजिए। 5th इलेक्ट्रॉन लास्ट का इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, जब तक सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होंगे, दिस इज द ऑल्सो रूल। ये दूसरे लेक्चर में है। तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन यही तो चोर था, ये आया। अब मैं इसको हटा देता हूँ। हटाइए जी इसको। एन आ गया, एल आ गया बेटा। ये एम की वैल्यू आ गई, बीच वाले में पड़ रहा है। एम इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 0 डाउनवर्ड है तो s की वैल्यू आप माइनस आप, ये आ गई जी वैल्यू। ओके ओके, हटाएं, हटा देते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं नीट के। कुछ नीट में जो पहले क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जाम में, नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सर कुछ क्वेश्चंस तो करा दो। चलो करा देते हैं। नीट का 10 ईयर उठा लेते हैं। क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन करा दीजिए सर। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स can fit in
द ऑर्बिटल फॉर विच n equal to 3 and l equal to 1। और ऑप्शन दिए हैं बेटा, एक ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है l equal to 1, सी ऑप्शन गिवन है 10 एंड डी ऑप्शन इज गिवन 14। अरे सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, अभी कर देते हैं। तो कीजिए, बड़ा आसान है तो कीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है तो कीजिए। हो गया सर। n इक्वल टू 3 का मतलब तो ये हुआ, और l इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? l इक्वल टू 1 का मतलब कौन सा सब सेल हुआ? l इक्वल टू 0 का मतलब S सब सेल हुआ, और l इक्वल टू 1 का मतलब P सब सेल हुआ। सर ये तो 3P बन रहा है, और 3P बन रहा है तो P में तो सर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑप्शन बी होना चाहिए। दैट इज रॉन्ग। यही तो कंफ्यूज करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको। आपने जरा उस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। देखो क्या लिखा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट किए जा सकते हैं। यहाँ कंफ्यूजन कर रखा है, यहाँ घुमा दिया आप लोगों को। ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अभी देखा था हर एक इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। तो आंसर कौन सा होना चाहिए बेटा? ए ऑप्शन होगा, नोट 6। उसने ऑर्बिटल में पूछे हैं, वो ऑर्बिटल का ही किसी का भी हो। दिस इज द सबसेल, दिस इज नॉट द ऑर्बिटल। ओके सर, क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस क्लियर हो गया सर।